हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आइए आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 के लिए गणित के महामैराथन में सक्षमता परीक्षा 1 में पूछे गए गणित के प्रश्नों का हल लाजवाब ट्रिक से सीखेंगे। साथ ही साथ आप चैनल को शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, बिलाल का वेतन अहमद के वेतन का 120% है और सब्बा का वेतन अहमद के वेतन का 60% है, तो तीनों की सैलरी का कुल योग 1,12,000 रुपया है, तो सब्बा का वेतन क्या है। सबसे पहले देखिए, बिलाल का भी वेतन अहमद से ज़्यादा है, एक अहमद के वेतन का 120% है और सब्बा का भी अहमद से 60% ज़्यादा है, तो माना कि अहमद का वेतन को हम लोग 100 रुपया मान लिया, तो जो बिलाल का वेतन होगा वो 100 का 120% यानी 120 हो जाएगा। फिर का मतलब गुना होता है, और सब्बा का वेतन 100 का 60% मतलब 60 हो जाएगा। कितना? 60। ओके, अब देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी हमने निकाला, तो 0 0 0 खत्म, 2 से सब कट रहा है, ये 5 बार, 5 दूनी 10, ये 6 और ये 3, तो 5 अनुपात 6 अनुपात 3, ये इकाई में इनको हिस्सा पड़ेगा। और इन तीनों का जो योग दिया है 1,12,000, तो 6 और 5 11 और 3 14, 14 का मान दिया है 1,12,000, 14 से कटेगा 112 8 बार में, तो एक का मान आ गया 8,000। किसका हिस्सा पूछा है? सब्बा का। सब्बा का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट। एक यूनिट का मान 8,000, तो 3 यूनिट का मान 8,000 गुना 3, यानी 24,000 रुपया सब्बा का वेतन हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछा होता बिलाल का, तो बिलाल का कितना हो जाता? 8 छक 48,000। अगर पूछा होता अहमद का, तो अहमद का 8 पचे 40,000 हो जाता है। समझ गए आप प्रश्न को? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न का जवाब हम लोग आसानी से बना सकते हैं, कम समय में बना सकते हैं। हाँ, किसी साथी ने कमेंट किया था कि सर सो करके वीडियो बना रहे हैं क्या, बहुत स्लो हैं। ज़्यादा फास्ट कर देंगे तो फास्ट हो जाता है, ज़्यादा स्लो कर देते हैं समझाते हुए स्लो हो जाता है। फ्री का धन ना बहुत लोगों को ख़राब लगता है, मुझे पता है। वहीं जब लाइव कोर्स या आपसे कोई पेड कोर्स लिया होता, आप लिए होते हमसे, तो आपको अच्छा लगता। तो कमेंट सोच समझ के किया कीजिए कि कैसे सर वीडियो बना रहे हैं, क्या है। आपको नहीं पसंद है नहीं देखिए, लेकिन कमेंट कम से कम सोच के कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, 3,000 की राशि पर कितने वर्षों में 12% प्रति साधारण ब्याज की दर से 1,080 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न फिर से आपको मिल गया, यहाँ पे ये प्रश्न दिया था। अगला देख लेते हैं। हाँ चलिए ठीक है, तो 1,080 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल 3,000, उसके बाद आपको दर दे रखा है रेट 12%, और इंटरेस्ट भी दे रखा है 1,080 रुपया। पूछा क्या है आपसे? कितने वर्षों में, समय यानी टाइम। समय के लिए सूत्र होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज गुना 100 बटा मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू रेट। बस मान रख दीजिए। इंटरेस्ट कितना है? 1,080 गुना 100 बटा मूलधन पी का मान कितना है? 3,000। ठीक, गुना रेट कितना है? 12%। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 12 नवा 108, 9 को 3 से काटिएगा तो कितना साल आ जाएगा? 3 साल। आंसर क्या आ जाएगा? 3 साल। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, कहाँ से बताया ये भी जान लीजिए।
इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला आप लिखते हैं ब्याज के लिए मूलधन इंटू दर इंटू टाइम लिखते हैं ना, और बाई 100। तो यहीं से मैं टाइम का फॉर्मूला बनाया। टाइम के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट में ये 100 से गुना हो जाएगा और बाकी दोनों नीचे आ जाएगा, PR प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट के लिए फॉर्मूला बनाना होता तो इंटरेस्ट इंटू 100 यानी ये गुना रहेगा, और रेट के लिए फॉर्मूला बनाना हो तो जो बच गया नीचे आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला बनाना होता तो इंटरेस्ट इंटू 100 और ये हट गया तो R और T नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला बनाना भी आपको सिखाता, लेकिन आप यहाँ चलिए समय ज़्यादा हो जाएगा और आप देखते कहाँ हैं। आप तो चाहते हैं कि PDF खाली मिल जाए और PDF को अलमारी में रख दें, पास हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ये PDF, मान लीजिए इस प्रश्न का PDF आपको दिया जाए तो ये प्रश्न बना करके समझाएगा थोड़े PDF, आपको मेहनत करना है ना। 30 से ज़्यादा प्रश्न पूछता है सक्षमता में गणित का, और 30 मायने रखता है। अगर यही कंपटीशन के लिए होता ना 30 प्रश्न मेरिट के लिए, तो बहुत मायने रखता है। हम आपको 1 to 5 का प्रश्न पत्र कराएंगे, TRE 1, TRE 2, TRE 3 का, देखिएगा। प्रश्न है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में कुल दूध की मात्रा क्या है। तो मान लिया कि दूध की मात्रा X है, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, दूध की मात्रा X है। तो मिश्रण का अनुपात दिया है 5:1। क्या दिया है, 5:1। तो मैंने मिश्रण के अनुपात को, दूध की मात्रा को X मान लिया, तो ये 5x/x जोड़, अब देखिए 5x/x अनुपात हो गया। अब कितना कह रहा है, 4 लीटर पानी मिलाने पर, तो ये ऊपर वाला दूध और नीचे पानी है, 4 लीटर मिला लिया। अनुपात कितना हो गया, 5:2। क्रॉस गुना करेंगे, ये 10x, 5 दूनी 10x बराबर 5 में x से गुना हुआ 5x, और 5 का 20, प्लस में है तो प्लस में 5x इधर आके देखिए, इक्वल के इधर ये प्लस वाला 5x इधर आएगा तो माइनस होगा। 10x में से 5x आके घटेगा तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 5x हो जाएगा, बराबर में कितना बचा 20, 5 का 20, यानी x का मान आ गया 4। x का मान कितना आया 4। और मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, तो इसमें क्या पूछा है, देखिए दूध की मात्रा क्या है, x की मान आ गया 4, तो दूध की मात्रा होनी चाहिए 5 का 20। क्या होनी चाहिए, 20 लीटर। और आंसर आपको देखिए क्या दे रखा है, 36 लीटर। तो बिल्कुल 36 नहीं होगा, क्यों, ये दोनों कुल मात्रा पूछा है, मिश्रण की मात्रा। 5 1 6 यूनिट और 6 का तब भी 24 लीटर ही आना चाहिए था, ठीक है। तो दूध की मात्रा कितनी होगी बताइए। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा 5 का 20 लीटर हो जाएगी। यही आंसर सही है। आयोग के द्वारा गलत उत्तर दिया गया है 36। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी और 15% में 15 वर्षों में ब्याज उधार ली गई राशि से 250 रुपया कम हो गया। उधार दी गई राशि क्या है। देखिए अभी आपको थोड़ा भास्ट प्रश्न मिलेगा, आगे जाके आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या माना कि मूलधन मेरा x है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 250। बाकी सब कुछ दिया है, रेट दे दिया है 5%, टाइम दे दिया है। मूलधन x का मान ही पूछा है, राशि ही पूछा है, तो जो दिया है यानी इंटरेस्ट हम लोग यहाँ देख लिए कितना है मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज, तो ब्याज ये है x माइनस 250।
क्योंकि मूलधन से 250 रुपया कम है। तो यहाँ पे ब्याज गुना में 100, अब बटा में क्या हो जाएगा, दर गुना समय। ये कटा 20 बार में, 5 से कटा 4 और ये 3 आके x में गुना हो गया 3x। इधर देखिए 5 चौका 20 हुआ ना, तो 4 में x से गुना हुआ तो 4x, और 4 में 250 से गुना हुआ तो -1000। अब ये 4x बड़ा है, -1000 है, 4x इधर आ जाएगा, 3x में से 4x घटेगा तो -x बराबर -1000, माइनस से माइनस खत्म, x का मान क्या आ गया 1000, यानी मूलधन क्या था 1000। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, 1-2 प्रश्न छोड़िएगा भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि दोहरा दूंगा इस सारे सेट को, और प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का हल मैं करा रहा हूँ, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। पूरे प्रीवियस प्रश्न पत्र का हल ही, सक्षमता 1 का, सक्षमता 2 का जो करा रहा हूँ उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ भी देख सकते हैं। एक टंकी में 20 बाल्टी पानी भरना है। कितने बाल्टी? 20 बाल्टी, जिसकी क्षमता 14.5 लीटर है। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 10 लीटर हो तो उसी टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी? देखिए 20 बाल्टी भरना है और एक बाल्टी की क्षमता कितनी है बताइए? 14.5। कितनी? 14.5 लीटर। तो कुल पानी तो इतना लगता है 20 गुने 14.5 लीटर, लेकिन 10 लीटर वाले बाल्टी से अगर भरा जाता, 10 लीटर वाले बाल्टी से, तो 10 से भाग दे देंगे, 14.5 दूनी 29 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और आधा दूनी 1, तो 29 बाल्टी की आवश्यकता होगी। कैसे पता चला 10 से भाग देना है? 20 बाल्टी पानी भरना है और एक बाल्टी की क्षमता 14.5 लीटर है, तो कुल पानी की मात्रा कितनी होगी? 20 गुने 14.5। अब कह रहा है कि नहीं, 10 लीटर वाले बाल्टी से भरा जाए तो कई गो बाल्टी लगेगा, कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी? तो 10 से भाग दे दीजिए, कट गया, 14.5 दूनी 29 होता है, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सारे एक से बढ़कर एक प्रश्न लिया गया है इसमें भी सक्षमता में, लेकिन आगे आपको आसान प्रश्न मिलेगा। कह रहा है प्रश्न कि किसी संख्या को 357 से भाग देते हैं तो शेष 39 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए 17 से ये संख्या पूरा विभाजित है, यहाँ देखिए 357 17 से पूरा विभाजित है, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, खत्म है। तो आप क्या कीजिए, 39 को 17 से सीधे भाग दे दीजिए, 17 दूनी 34, कितना शेष बचा? 5 आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न को क्या ट्रिक लगाइएगा कि जब भी ये संख्या किसी संख्या को इस संख्या से दिए गए संख्या से भाग दिया जाता है और शेषफल कुछ बचता है, तो अन्य संख्या से जब विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? तो चेक कीजिए कि ये दिए गए संख्या इस संख्या से विभाजित है कि नहीं। अगर है तो जो शेष बचता है उसी को इससे भाग दीजिए और जो शेष आता है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, चलिए अब आगे आपको आसान प्रश्न मिलेगा गणित का। इसका सारा मैं प्रश्न करा दिया हूँ, ये जीके जीएस इंग्लिश हिंदी का, और सभी पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप चैनल को शेयर कीजिए और लाइक दबा के कीजिए। जितने हमारे साथी देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। मैं सारा प्रश्न पत्र का हल करा दूंगा और 5 से 7 आपको मैं सेट बना करके वीडियो में दूंगा, जो रामबाण साबित होगा आप लोगों के लिए।
देखिए द पेरीमीटर ऑफ 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड गार्डन इज। लंबाई और चौड़ाई जब भी अलग अलग दिया रहे तो समझ जाइए वो आयत है। क्या है? आयत। और आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। फॉर्मूला को गोली मारिए। जब भी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिया रहे, परिमाप पूछे, तो दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़िएगा तो कितना आएगा? 35, और उसका डबल कर लीजिए। वही बात यहाँ पे है, 70 मीटर हो जाएगा। 70 मीटर आंसर। अब इस पे एक प्रश्न आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। किसी फील्ड की लंबाई 15 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई दे रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप आपको बताना है बिना ऑप्शन का। कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योग क्या होता है? तो देखिए कोई भी चतुर्भुज हो, 4 भुजाओं से घिरी आकृति, इनके चारों कोनों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना? 360। अब आप कहिएगा ये तो त्रिभुज बना दिए सर। यहाँ देखिए ABCD, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, आप लोगों के लिए कमेंट में जवाब दीजिएगा। किसी भी प्रकार के त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तीनों कोनों का योग कितना होता है? बिना ऑप्शन का जवाब। नेक्स्ट है, शंकु का शीर्ष दृश्य कैसा दिखता है? तो शंकु का ये शीर्ष दृश्य कैसा दिखता है आपको? तो ये वृत्त है। क्या है? सर्कल। अगला प्रश्न, बोला ना आसान आसान प्रश्न बाद में मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा सिलेंडर का उदाहरण है? ये सिलेंडर होता है, ये एग्जाम्पल। बोतल हो गया, रॉड हो गया, पाइप हो गया, तो पाइप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप ईंट को ऊर्ध्वाधर, देखिए जब ईंट रखकर काटिएगा ऊर्ध्वाधर तो जो आकृति बनेगा वो घन हो जाता है। क्या होता है? घन। क्यूब। क्या होगा? क्यूब, यानी घन या वर्ग। देखिए जब ईंट को ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो आपको अनुप्रस्थ काट मिलता है, तो अनुप्रस्थ काट जो मिलेगा वो आयत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घन नहीं दिया है, वर्ग। वर्ग कैसे हो जाएगा भाई? ये तो आयत होगा। इस प्रश्न को होल्ड कर लीजिए, इंग्लिश में देखने दीजिए हमको। इंग्लिश क्या कहता है? वाट क्रॉस सेक्शन, ओ हो, ठीक ठीक, वर्ग ही होगा। क्रॉस सेक्शन को कह रहा है, जब आप काटेंगे तो ये क्या होगा? वर्ग होगा। सवाल सही है, गलत नहीं है। ज्योमेट्री बॉक्स का आकार, तो ये भी घनाभ होता है, क्योंकि 3 बीमाएँ, इसमें भी ये 3D फिगर है। ये घर का कमरा, ये भी बक्सा, सब घनाभ होता है, तो घनाकार होता है। नेक्स्ट है प्रश्न, 0 माइनस 4, तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 = 4। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 4। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ ये एरो नहीं देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न को, मोड के अंदर कोई भी वैल्यू रहे, चाहे वो निगेटिव रहे या पॉजिटिव, बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी धनात्मक। समझ गए बात को? तो ये मोड के अंदर 2 - 3 जोड़ -6, तो -6 और -2 3, 2 जोड़ -9। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 - 9 बराबर में 2 में से 9 घटेगा तो -7, 7 बाहर निकला तो +7, आंसर हो जाएगा। मोड में माइनस रहे तब भी प्लस, और प्लस भी रहे तब भी प्लस, ध्यान रखिएगा।
ये प्रश्न तो सबसे आसान है। 7 जोड़ 8 तो ये 15 हो गया, जोड़ 3/10, 3 के पहले एक जीरो है तो एक, यानी ये नहीं कि ऐसे नहीं कर लीजिएगा 18/10 यानी 1.8, गलत हो जाएगा। 3/10 है तो 15 में जोड़ना है 3/10 को। 3 को जब 10 से भाग देंगे हम लोग तो 0.3 होगा, क्योंकि एक जीरो है, एक अंक छोड़ के डेसिमल। तो 15 में 0.3 जोड़ेंगे तो 15.3 हो जाएगा आंसर। 15.3 कहीं है ऑप्शन में, 3 नंबर। अगला प्रश्न है विच नंबर इज ओनली वन फैक्टर। तो एक के पास केवल एक ही फैक्टर है, एक और कोई है नहीं है, तो 1 आंसर हो जाएगा। दो या अधिक संख्याओं का गुणनफल एक दूसरे का डैश होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज अ मल्टीपल। मल्टीपल होता है, क्या होता है? मल्टीपल। चलिए ऑप्शन पे देखते हैं। पहला ही ऑप्शन मल्टीपल है, यानी एकाधिक हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पूर्णांक a, b की जोड़ी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी a का मान अगर -6 रखें और माइनस भाग दें -3 से, तो माइनस से माइनस खत्म, 3 दूनी 6, तो प्रतिनिधित्व करता है, तो आंसर नहीं होगा। -2 को अगर +1 से भाग देंगे, तो ये तो -2 आ जाएगा, जो प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 2 ही नंबर ऑप्शन आंसर होगा। देखिए -10 को -5 से तो 2 आ जाएगा, 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये तीनों प्रतिनिधित्व करता है, यही कहता है कि नहीं करता है, तो 2 नंबर। कैसे देखिए, -2 को जब हम +1 से भाग करेंगे तो -2 आंसर आएगा, तो यहाँ तो 2 आंसर दिया है प्लस में, तो ये तो नहीं करता है प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है 2 जोड़ 24 गुना 1/2 और क्या है भाई 24 गुना 1/2 भाग 2, और उसके बाद क्या है, इंग्लिश में देखने दीजिए प्रश्न। हाँ, इंग्लिश में आइए। 2 जोड़ 24 गुना 1/2, अब भाग दिया है तो इसे भी गुना में बदल करके 5/2 कर देते हैं। पलट गया, गुना का चिन्ह देंगे, ये कटा, गुना है इसलिए काट रहे हैं 12, और ये कट गया 6 बार में। 2 जोड़ 6 पचे 30, आसान हो गया, 32 आ जाएगा आंसर। क्या होगा? 32। नेक्स्ट प्रश्न, एक होटल में प्रति रात रुकने का खर्च 785 रुपया है। होटल से चेकआउट करते समय एक आदमी 3140 रुपये की राशि भुगतान करता है, तो होटल में कितनी रातें रुका? तो क्या करना है, इतना भुगतान किया है 3140, और कितना भुगतान एक रात का है 785, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए किसी में भी 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 है, यहाँ तो 0 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 7 चौक 28, अब 85 चौक 100, यहाँ देखिए 4 से गुना करने पे यहाँ 4 है, 4 ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 रातें वो रुका है। कैसे मैंने 4 कर दिया, देखिए यहाँ गुना करेंगे तो 5 का 20 के 0, हाथ में 2, 8 चौका 32, 33 34, 7 चौका 28, 3 31, 31 से 40 आ जाएगा। अगला प्रश्न है लंबाई का ऐसा ही मात्रक है, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। एक थोड़ा सा साइंस का प्रश्न गणित में ही ठूंस दिया है। जैस्मिन ने 7 किलो 302 ग्राम, मेलिसा ने 3 किलो
598 ग्राम। तो जैस्मिन और मेंसा ने कुल कितनी मात्रा में चावल खरीदा? केजी को केजी से जोड़ लीजिए, 10 केजी हो गया, क्योंकि मैंने देख लिया ग्राम 500 से दोनों का कम है तो केजी में नहीं जाएगा। 302 और 598 ग्राम, तो यहाँ 298 में 2 जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 600 और 300 900 ग्राम। नहीं समझे? 10 केजी 900 ग्राम इसका उत्तर हो जाएगा। 10 केजी 900 ग्राम। देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 7 केजी 302 ग्राम, ओके। फिर 3 केजी किसी और ने खरीदा और 598 ग्राम। ग्राम को ग्राम से जोड़ दिया मैंने और केजी को केजी से। अगर ये 1000 से ऊपर होता तो 1 केजी इधर आ जाता, लेकिन 1000 से तो कम है। 0 0 5 3 8 1 900 ग्राम हुआ और ये 7 3 10 केजी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, क्लार्क एक काम को 9 दिनों में और नेल्सन 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश है। काम पूरा था, नेल्सन 9 दिनों में। नेल्सन कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में, तो 1 दिन में करेगा 1/9 भाग। और नेल्सन नहीं, क्लार्क ने। और नेल्सन 15 दिनों में करता है तो 1 भाग करेगा। ये क्लार्क किया 1 दिन में काम, नेल्सन करेगा 1 दिन में काम 1/15 भाग। दोनों मिलकर 1 दिन में काम करेंगे, 1/9 जोड़ 1/15। एलसीएम कितना होगा दोनों का? 15 तियाँ 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45 तो 5 जोड़ 15 तियाँ 45 3, यानी 8/45 भाग ये 1 दिन में काम करेंगे। काम कितने दिन किए हैं साथ में? 5 दिन। तो कितना हो गया? 9 पचे, यानी 8/9, 8/9 ये काम कर दिए 5 दिन में। और काम कितना शेष बचेगा? तो 1 में से 8/9 घटा लीजिए। तो यहाँ देखिए 9 एकम 9 में से 8 घटेगा 1 आएगा, अब बट्टा में 9 आएगा। इतना काम बच जाएगा। ऑप्शन है 1/9, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को होल्ड कर लीजिए, मैं आगे बता दूंगा इस प्रश्न को। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस प्रश्न को लेकर के। मैं यहाँ आइए। What is the volume of cylinder whose height is 14 cm and diameter of the base is 4 cm? किसी भी सर्कल का अगर व्यास दिया हो, डायमीटर यानी व्यास, तो उसकी त्रिज्या आप निकाल सकते हैं व्यास का आधा करके। और जो बेलन होता है उसका जो आयतन होता है, क्या पूछा? आयतन ही पूछा है। वो होता है पाई r²h। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान लगभग 22/7 या 3.14। मान परिमेय होता है और ये अपरिमेय होता है। तो हमको पाई का मान रख दिए 22/7। त्रिज्या अगर देखिए व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसका आधा यानी 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 2, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है, गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 22 गुना 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कितना हो जाएगा? 176 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना डेकामीटर क्यूब होगा बताना है। डेसीमीटर, डेकामीटर नहीं है, डेसीमीटर। तो देखिए दोस्तों, 1 सेंटीमीटर में होता है 1/10 डेसीमीटर।
अब दोनों तरफ जब घन करेंगे तो इधर भी घन करना पड़ेगा, तो ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/10 का घन 1000। 3 जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.001 डेसीमीटर क्यूब। 3 गो जीरो है, इधर से 3 अंक छोड़ के। जैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए 2 4 3 है, 1000 से भाग देना है इसको, तो हम लोग भाग नहीं देंगे, 3 गो जीरो है ना, 2 4 3 और 3 गो जीरो है, तो 1 2 3 अंक छोड़ के डेसिमल। ये अच्छा लगने के लिए अपने मन से जीरो आंसर हो गया। तो शॉर्टकट लगाइए ना आप लोग। चलिए ये प्रश्न कक्षा 20 और 30 का वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए और आधा कर लीजिए। तो 30 20 50/2 क्या हो जाएगा 25। उत्तर क्या हो जाएगा इसका 25। लेकिन यही पूछा होता कि निम्न सीमा बताइए, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, तो छोटका मान 20, ऊपरी सीमा, निम्न सीमा को निचली सीमा भी कह देता है, 30 हो जाता है। वो अंतर कितना, वर्ग इसमें अंतर कितना है, तो 10 का। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। यदि हम पहले 11 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो 11 का वर्ग प्राप्त होगा। इसको 11 का वर्ग कहते हैं, तो डैश का वर्ग प्राप्त होगा, तो किसका 11 का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़के के पास 5 रुपए के सिक्के हैं और उसे किराने के सामान के लिए दुकानदार को 135 रुपए देने हैं। कुल राशि का भुगतान करने के लिए उसे कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। 135 रुपये देना है और 5 रुपये का ही सिक्का है, भाग दे लीजिए। आप भाग ऐसे देते हैं मुझे पता है, 135 को 5 से भाग देंगे आप लोग ऐसे, 5 दूनी 10, 3 5, 5 7 35, यानी 35 सिक्कों 27 सिक्कों की आवश्यकता होगी। और मैं देखिए भाग कैसे देता हूँ। अब कंपटीशन में अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपके अंदर स्पीड आनी चाहिए, स्पीड नहीं है तब तो दिक्कत होता है। यहाँ देखिए 135 को मैं 5 से जब भाग दूंगा तो 5 दूनी 10 और 3 5 बच रहा है, 5 7 35 कट गया। अगला प्रश्न देखिए, इसको सूत्र से भी बता दूंगा और ट्रिक से भी बता दूंगा। एक वस्तु का लागत मूल्य 4000 रुपया है, हानि विक्रय मूल्य का 20% है, तो विक्रय मूल्य बताना है। क्या दिया है आपको, क्रय मूल्य, सीपी दिया है 4000। ओके, 20% का मतलब होता है 1/5, और ये हानि हुआ है तो 5 में से 1 घट जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा। ऊपर वाला मान विक्रय मूल्य और नीचे का मान क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 5 यूनिट का मान कितना दिया था, देखिए क्रय मूल्य तो दे रखा है 4000, कट गया 8 5 40, 801 यूनिट का मान आ गया। विक्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट, 8 चौका 3200 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब सूत्र से आपको बता देता हूं, क्या बताना है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है क्रय मूल्य इंटू 100, लॉस हुआ है तो माइनस लॉस प्रतिशत, अब बटा में 100। देखिए क्रय मूल्य कितना है 4000, 100 में से कितना लॉस हुआ है 20%, तो 80, अब बटा में 100। 00 से 00 कट गया, 8 चौका 32, कई गो जीरो है बचा हुआ 2 गो, यानी इतना रुपये विक्रय मूल्य आ गया। तो ये फॉर्मूला से है। अगला प्रश्न है बहुत ज़बरदस्त, ये प्रश्न है, आपको लगेगा कि बाप रे बाप
ये तो गुजुर 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 हेतना लिख देले बा, कैसे बुझाई। आई प्रश्न हती चुकी पूछ ले बा, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक के योग पूछा था, ए बी सी और माइनस डी गुणांकों का योग। तो देखिए ए में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक का योग, मान लीजिए ये 5x स्क्वायर है, तो भाई एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 5 हो जाएगा उत्तर। तो ए वाले ग्रुप में देखिए, ए वाले ग्रुप में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बताइए, -2 है। और एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक 12 है। कितना है, 12। ठीक, तो ए वाले में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग बताना है। ए के मान में ये दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे तो 10 आ गया ए का मान। बी वाले में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है और एक्स का गुणांक -8 है, तो -8, तो ये -5 आ गया बी का मान, बी का मान क्लियर। सी वाले में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 है और एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये सी का मान आ गया। डी वाला में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स का गुणांक -1 है, तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया। अब क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। 10 जोड़ 5 -4, आई माइनस डी का मान तो 0 हो गया है, भूल जाइए। 15 में से 4 जाएगा, कितना हो गया, 11। उत्तर देखिए, अब देखिए 11 तो दिया ही नहीं है, 11 तो दिया ही नहीं है, कहीं मिस्टेक किए होंगे मान रखने में। प्रश्न, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन ए प्लस बी प्लस सी। ओ हो, बहुत बड़ा मिस्टेक किया मैंने। पहले ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी कर लेना है, तब उनका योग। चलिए अब बना देते हैं, यहाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ए का मान है -2x स्क्वायर प्लस 12x। बी का जो मान है वो है -8x प्लस 3x स्क्वायर, तो यहाँ है 3x स्क्वायर, सीधा आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर -8x। कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 ले लीजिए, इसमें है कोफिशिएंट 11। फिर सी का मान देखिए -4x स्क्वायर और +17, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 ले लीजिए। डी के मान घटाना है, डी का मान क्या करना है, घटाना है, तो जहाँ प्लस है माइनस कर लेंगे, -x स्क्वायर डी का मान। उसके बाद -x तो +x हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे +x, और -3 है तो +3 हो जाएगा, क्योंकि वो घटाना था ना, यहाँ देख लीजिए। अब इसका मान देखिए क्या आ रहा है, 17 3 20 11, 20 से 11 कितना आएगा, 31 जोड़, क्योंकि प्लस में आया सब, इसमें हासिल नहीं लिया जाता है। ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, और ये प्लस में। 12 1 13 में से 8 गया तो 5x, प्लस में 5x बचा। ओके, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के मान में माइनस माइनस माइनस, 4 2 6 1 7 गो 3x, -7x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जमा हो गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -7x स्क्वायर, माइनस में है ये, 3 2 5, यहाँ देखिए यहाँ क्या था, -2x स्क्वायर था ना ये में, माइनस था, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस, 4 2 6 1 7 में से ये 3 है तो -4x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक आया -4, एक्स का गुणांक -5, ठीक है, तो -4 में से
प्लस, हाँ +5 आएगा ना यहाँ, माइनस +5, तो -4 में माइनस, ये चार चार में से -5 जाएगा तो -1 आना चाहिए, 1। चलिए उसको होल्ड कर दीजिए, नहीं तो समय लॉस करेगा। आगे बता देंगे उसको। आसान प्रश्न है, थोड़ा लेंदी कर दिया। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आंकलन प्रक्रिया की पूर्व समझने के स्तर अधिगम अभिक्रिया का आंकलन सम्मिलित चाहिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उसमें हर बच्चों की अधिगम का आकलन करने के लिए नहीं, प्रतिदिन गृह कार्य दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, निगेटिव है। निरंतर व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों, केवल निगेटिव वर्ड है। जांच परीक्षण अधिगम और शिक्षण कम है, ये भी निगेटिव है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये ए है, कहीं बी होगा, कहीं सी होगा, कहीं डी होगा। तो कह रहा है कि गणित की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों की समझ निम्नलिखित समस्याएं रखती हैं। सिमरत 3 महीने के किराए के रूप में ₹60,000 देती है। यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना देना होगा? तो 3 दर्जन केले की कीमत ₹45 है। तो परिकलन कीजिए कि 12.5 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। गणित के एक शिक्षक में अपने विद्यार्थियों की समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। ठीक है, ये रख दी समस्या। करते सीज, जोई और जैनी स्कूल जा रहे हैं। जोई जैनी से पहले चलना शुरू करता है। जब जोई तीसरे ब्लॉक पर था तो जैनी पहले ब्लॉक पर थी। यदि दोनों की चलन की गति बराबर है, अब प्रश्न यहाँ है, देखिए, तो जब कोई 9वें ब्लॉक पर होगा तब जैनी कहाँ होगी? उपयुक्त तीनों प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केवल एक एकात्मक विधि द्वारा आधारित है। बी और सी एकात्मक विधि पर आधारित है, दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। ए और सी एकात्मक विधि पर आधारित है, दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित है, दैनिक जीवन पर की समस्याएं हैं। तो यहाँ सटीक आंसर आपका हो जाएगा ए और बी। क्या हो जाएगा? ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित है, दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। नेक्स्ट इसको होल्ड कर दीजिए, आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। क्या होता है? भुजा का क्यू बराबर 2197। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? और क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भुजा बराबर इसका क्यूब रूट निकाल देंगे हम लोग, तो शायद 23, 3 9 27, शायद 23 आएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर। 4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। इंग्लिश में देखने दीजिए, लेटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूब का। हाँ, तो 4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 3 3 का 9, 23 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 9 2 5 गुना 4, यह ज़्यादा हो जाएगा। यहीं ज़्यादा कैसे आ गया? तो शायद ये 23 का घन नहीं है, 13, 12 का घन 1728, 13 का स्क्वायर 169 गुना 13, तो 13 9 117 के साथ 11, 78 11, 9 8, तो 9 और 8, 13 8 21, 13 का ही है। किसका है? 13 का है। ये 13 का घन है। ठीक है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब
जिसका मान दिया है 2197, तो भुजा का मान आ जाएगा कितना, 13 सेंटीमीटर। और घन का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इसमें 4 से गुना कर लीजिए, 4 नवा 36 के 6, यहाँ लिख देते हैं 6, 4 नवा 36 के 6 हाथ में 3, 6 चौके 24 और 3 27 के 7 हाथ में 2, 4 2 6, 676 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों की गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अनुमान और सत्यापन अधिगम को कराई निगेटिव वर्ड है। प्रारंभ में दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्र, ये निगेटिव वर्ड है। अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के लिए चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के प्रोत्साहन, ये पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये था आज के गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न काफ़ी मज़ेदार था। देखिए, घन का आयतन दे दिया था जो होता है भुजा का क्यूब, जिसका मान आपको दे रखा था 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले तो भुजा निकालेंगे तब ना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो भुजा ये क्यू है, तो इधर आके क्यूब रूट जब चढ़ेगा तो इसका मान आएगा 13 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना आ गया, 13, 4 गुने 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 गुना 169 बराबर में 676 आंसर आ गया। तो ये था गणित का महामैराथन जो सक्षमता 1 में पूछा गया पेपर है 2 तारीख का द्वितीय पाली में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से गणित पूछा जाता है और कैसे हमें गणित बनाना है, कहाँ पढ़ना है। तो वीडियो को अगर देख रहे हैं तो जितने हमारे साथी देख रहे हैं लाइक करें और अपने एक दूसरे साथी को शेयर ज़रूर करें। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।